नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन समाचार में आप सबका स्वागत है। दलहनी फसलों की बेहतर उपज के लिए करें राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल। सोलर प्लेट के प्रयोग से मत्स्य पालन बनाएं आसान। और आम के पेड़ों को तैयार कर मुनाफा कमा रहे हैं वैशाली के प्रगतिशील किसान वीर बालक। जो किसान भाई अरहर के दाल या दलहनी फसलों की खेती करने जा रहे हों, वे राइजोबियम कल्चर का प्रयोग खेती के दौरान ज़रूर करें। राइजोबियम कल्चर अरहर की बेहतर उपज के लिए और बीजोपचार विधि द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग और फायदे के बारे में आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर शिवानी से। बीज लगाने के पहले उसको सबसे पहले फफूंदनाशक दवा से हम उपचारित करते हैं, जैसे कैप्टन, थीराम। ये 2 से 2.5 ग्राम दवा आप प्रति किलोग्राम बीज में डालकर बीज में अच्छी तरह से मिला लीजिए। इन उपचारित बीजों को फिर हम राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। राइजोबियम कल्चर क्या है? राइजोबियम कल्चर आप देखेंगे कि दलहनी फसल जो है उसके नीचे जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं और उन गांठों में राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में फिक्स कर देते हैं। और इस तरह से यदि आप पौधे को नाइट्रोजन नहीं भी देते हैं तो पौधा अपना नाइट्रोजन हवा से प्राप्त कर लेता है और साथ ही साथ ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। तो राइजोबियम कल्चर करने के लिए हम आधा लीटर पानी लेते हैं और उसमें आधा किलोग्राम गुड़ पानी गर्म करके और उसमें गुड़ डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से घोल बना देते हैं। जब यह घोल ठंडा हो जाता है तो उसमें 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर हम डाल देते हैं और ये 1 पैकेट जो है 1 एकड़ आधे एकड़ के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि यदि आप 1 हेक्टेयर में राइजोबियम कल्चर डालना चाहते हैं 1 हेक्टेयर के बीजों के लिए, तो इसके लिए आपको 5 पैकेट राइजोबियम कल्चर का व्यवहार करना पड़ेगा। इस राइजोबियम कल्चर ये जब घोल बन गया उसमें आप राइजोबियम कल्चर डाल देते हैं। उसके बाद फिर इसमें बीज डाल देना चाहिए। जो आपने फफूंदनाशी बीज उपचारित करके रखा हुआ वो बीज डाल दें, अच्छी तरह से हाथ से मिला दें और उसके बाद किसी छायादार जगह में एक अखबार पेपर बिछाकर उसके ऊपर यह बीज डाल दें और करीब आधा घंटा सुखाने के बाद इन बीजों की शीघ्र बुआई कर दें। इस प्रकार यदि किसान भाई आप बुआई करेंगे तो निश्चित ही फसल तो आपको अच्छी मिलेगी ही और साल भर में कम से कम 90 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन भी आपके खेतों में जमा हो जाएगा। यानी कि वो अगली फसल के लिए वो पौधों को मिलने के लिए तैयार रहेगा। सर्दी के मौसम में गेंदे के फूल की खेती आसानी से की जा सकती है। बीज एवं कटिंग द्वारा आप इसका प्रवर्धन कर सकते हैं। गेंदा के उन्नत प्रभेदों में पूसा नारंगी, पूसा बसंती और स्पंज खास हैं। आम के फलों की खेती करने से पहले आम के पेड़ों को तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया वैशाली जिले के किसान वीर बालक के लिए मुनाफे का सौदा साबित हुई है। जी हाँ, वीर बालक आम के पेड़ तैयार करने की प्रक्रिया में सालाना 20 से 30 हज़ार खर्च कर 40 से 50 हज़ार तक कमा रहे हैं। पौधा हम लोगों को 2 से 3 महीना में तैयार करते हैं। इसको तैयार करने में 1000 पौधा लमसम 25 से 30 हज़ार रुपया खर्च बैठता है, जो कि 1 साल के बाद इसको बेचने में 50 से 60 हज़ार रुपये का कुल कीमत आता है। तैयारी इसको पहले साल आम का गुठली को इसको खेत में बोया जाता है। इसके बाद 1 साल के बाद इसको उखाड़ करके पौधा को पेड़ पे आम के कलम में इसको ज्वाइंट किया जाता है। ज्वाइंट करने के 2 से 3 महीने के बाद ये कट करके फिर ज़मीन पे आता है। इसको जमा करके तब रोपाई होता है खेत में। 2 से 3 साल इसको तैयार करने में समय लगता है। इसके बाद इसका बिक्री होता है। खेती को बेहतर बनाने के लिए इन दिनों कई उपयोगी यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हीं में एक है सोलर प्लेट, जो सौर ऊर्जा की मदद से पानी एकत्रित करता है।
जो किसान भाई मत्स्य पालन करते हों वे इस यंत्र का प्रयोग अपने तालाब में पानी एकत्रित करने के लिए कर सकते हैं और एकत्रित किए हुए पानी में मत्स्य पालन कर सकते हैं। फ्रूट का जो अभी थोड़ा सा सस्ता भी है, थोड़ा सा महंगा भी है, क्योंकि संतरा थोड़ा इस बार सस्ता है, 60 रुपये 50 रुपये किलो बिका, और नाशपाती 120 140, और केला तो 30 35 40 भी बिका है, और सेब है 60 से लेके 100 तक बिका है। और बिलाने का इस टाइम थोड़ा सा गिरा गया कि थोड़ा रेट बढ़ गया है, 150 140 120 तक। मूंग का दाल में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, मोटामोटी 1000 रुपये क्विंटल से ज़्यादा का तेज़ी है, 10 से 15 रुपये किलो रिटेल मार्केट में दाम बढ़ गया है। उसी हिसाब से मसूर दाल में भी 5 से 7 रुपये किलो का दाम बढ़ा है। स्थिर बाज़ार में अभी चना दाल का मोटामोटी 37 रुपये से लेकर के 42 रुपये किलो थोक में भाव चल रहा है। चना 35 से लेकर 38 तक चल रहा है। मसूर दाल 71 रुपये से लेकर 75 78 रुपये तक का मार्केट में है। अब मूंग का दाल कोई भी साधारण से साधारण मूंग का दाल 100 रुपये से ज़्यादा दाम हो गया है। टमाटर बिक रहा है 20 रुपये किलो, बंदा गोभी 16 रुपये किलो, अब गोभी बिक रहा है 30 रुपये किलो, कद्दुआ 16 रुपये किलो। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। अभी आपने जानकारी ली कृषि समाचार की और साथ ही साथ जाना मंडी भाव और मौसम समाचार का ताज़ा हाल। अब हम आपको सीधे ले चलेंगे अपने अगले भाग की ओर, जहां आपको मिलेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ और ये आपको देंगे कृषि आधारित नई जानकारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, पशुधन की जब हम बात करते हैं और उसकी उत्पादकता की जब बात लेते हैं तो उसमें कई सारे पहलू हैं जो कि हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं और जिससे एक तरीके से राष्ट्रीय क्षति होती है। इसमें जो मुख्य रूप से हमारे पशुपालक हैं उनके साथ जो समस्या होती है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आप कहें कि जो बीमारी है उसमें थनैला रोग पशुओं में लगता है, जिससे एक व्यापक नुकसान होता है और इसकी रोकथाम के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आइए आज हम चर्चा करेंगे पशुओं में लगने वाले थनैला बीमारी की कि कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे पहचान करें और इसके रोकथाम के लिए क्या करें। इस पूरे विषय पे हमारे साथ चर्चा में भाग लेंगे डॉक्टर अजीत सिंह, जो भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं बिहार सरकार में, अभी वर्तमान में लालगंज हाजीपुर में पदस्थापित हैं। तो डॉक्टर साहब, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो पशुओं के साथ जो कई सारी बीमारियों की बात करते हैं उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है थनैला रोग। थनैला रोग पशुओं के ऊपर कैसे प्रभावित करता है और इससे पशु के उत्पादकता पे कैसे प्रभाव होता है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। थनैला दुधारू पशुओं के थन या स्तन ग्रंथि में किसी भी प्रकार के सूजन को थनैला कहते हैं, जिसे चिकित्सकीय भाषा में मैस्टाइटिस भी कहते हैं। यह इस बीमारी में दूध का उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है और अंत में बंद हो जाती है। इस बीमारी का इलाज नहीं हो तो यह भयंकर रूप धारण कर लेता है और थन का फाइब्रोसिस हो जाने के कारण कड़ा हो जाता है एवं खराब हो जाती है, जिससे किसान पशुपालक भाइयों को काफ़ी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार भारत जैसे विकासशील देश में प्रति वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए की क्षति थनैला रोग के कारण होती है। अतः पशुपालक भाइयों को थनैला रोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, थनैला रोग के विषय में डॉक्टर साहब जैसा बताए 1000 करोड़ रुपया भारत वर्ष में अगर आप संपूर्ण पशुधन के को देखेंगे तो 1000 करोड़ रुपया का जो नुकसान होता है वो नुकसान शुरू आपके पास से होता है। इसकी जो व्यापक स्वरूप है वो यहाँ तक आती है। थनैला रोग जो डॉक्टर साहब है, इसको कैसे पहचानते हैं, किस अवस्था में किसान भाई यह पहचान कर पाएँ कि यह रोग लग गया है या इसको रोकने की ज़रूरत है, इसकी पहचान क्या है? थनैला रोग होने पर थन में सूजन आ जाती है, जिसे इस हाथ से उल्टा हाथ से स्पर्श करने पर गर्म महसूस होता है। इसमें जानवर को बुखार लगती है। कभी कभी दूध में खून आने के कारण दूध का रंग लाल हो जाता है
और पानी जैसा दूध हो जाता है, जिसमें फटा फटा हुआ रहता है, दूध का कण आता है, जिससे इस पर देखने से स्पष्ट पता चलता है कि दूध फटा हुआ है। मुख्य रूप से जब थनैला लगता है तो दूध के ऊपर ही इसका तुरंत प्रभाव होता है। थनैला रोग लगने के बाद किसान भाई कैसे उसके नियंत्रण के लिए क्या प्रयास करेंगे? नियंत्रण के लिए पहले हमें उसका कारण जानना जरूर आवश्यक है। थनैला रोग विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के कारण होता है। कभी कभी यह विषाणु एवं फफूंद या फंगस से भी ये बीमारी होती है। थन में चोट लगने के कारण या थन में दूध निकालने के समय ठीक ढंग से नहीं दूहने के कारण, थन में दूध रह जाने के कारण भी थनैला रोग होता है। थन ये जिस जानवर में दूध का उत्पादन जितना ही अधिक होता है, उसमें इस बीमारी के होने की संभावना उतना ही अधिक होती है। भैंस की अपेक्षा गाय में थनैला रोग ज़्यादा संभावना रहती है मिलने की। थनैला रोग में पशु मरते तो नहीं हैं, लेकिन उनका थन बिल्कुल खराब हो जाता है, जिसके कारण उनका मूल्य खत्म हो जाता है। अतः थनैला रोग के बचाव के लिए पशुपालक को दूध दूहने के पहले अपनी हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। हाथ धोने के बाद दूध दूहने के पूर्व थन को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए एवं दूध दूहने के बाद दूहने के समय उसको ठीक ढंग से पूरी तरह से दूध निकाल लेना चाहिए। एवं दूध दूहने के उपरांत चारों छिमी को एंटीसेप्टिक लोशन 1 कप में डालकर उसको उसमें डुबाकर छोड़ना चाहिए। दूध 7 महीना का अगर जानवर गाभिन हो जाए तो दूध बंद करने के दिन चारों छिमी में थनैला न होने वाली दवा डालकर ही दूध बंद करनी चाहिए। इसके अलावा पशुपालक जहाँ पे पशु को रखते हैं वो खटाल या बथान की सफाई ढंग से पूरी तरह से होनी चाहिए। पशु का शरीर भी साफ रहना चाहिए, क्योंकि गंदगी रहने से थनैला रोग की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बचाव के लिए ये अगर कुछ करना हो तो किसान भाई क्या करेंगे? पशुपालक भाई दूध दूहने के क्रम में प्रत्येक 15 दिन पर इस पीएच पेपर से दूध के पीएच की जांच करते रहेंगे तो उनके थनैला रोग होने का पूर्वानुमान आसानी से लग सकता है। इसमें है क्या कि दूध अगर स्वस्थ हो, स्वच्छ हो तो उसका पीएच 6.4 से 6.8 तक होता है, यानी इस कलर का, पीले कलर का होगा। लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा या थनैला रोग की शुरुआत होगी तो दूध का पीएच चेंज हो जाएगा और ये कलर हल्का हरा आ जाएगा। अगर इलाज नहीं हो तो ये रंग और गहरा हरा होते चला जाता है। अगर आपको दूध के रंग में किसी भी प्रकार का अंतर हो तो अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से तत्काल उसका उपाय पूछना चाहिए। पीएच पेपर के अलावा प्रत्येक दिन दूध दूहने के बाद 1 कप में एंटीसेप्टिक लोशन लेकर चारों छिमी को इसमें डुबा देना चाहिए। डुबा देने से उसके थन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है और उसमें थनैला रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये हर बार दूध दूहने के बाद यह करना? प्रत्येक दिन सुबह शाम दूध दूहने के बाद चारों छिमी को इसमें डुबा देना चाहिए। ये एक तरीके से डिसइंफेक्टेंट है। उस अगर आप दूध दूहने के बाद वहाँ कोई भी संक्रमण होता है तो उससे इसका बचाव करता है। आप अगर अपने बर्तन की साइज़ को बड़ा लेंगे तो उसमें आप एक बार में भी कर सकते हैं, अन्यथा अगर कप ले रहे हैं तो उसमें एक एक करके एक एक थन को डुबाकर आप इस तरीके से ऐसा कर दें जिससे कि वो पूरा धुल जाए, जिससे कि बीमारी होने की संभावना कम हो जाए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, इस प्रकार की छोटी छोटी जो प्रक्रिया बताई गई, इसके द्वारा आप थनैला को होने से पहले आप उसको जान सकते हैं, कैसे पीएच के द्वारा उसकी दूध की संक्रामकता को आप देख पाएँ, यह आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा उसको रोकने के लिए प्रारंभिक दौर पे जैसा हमने बताया कि किसी भी डिसइंफेक्टेंट आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, उससे आप पशु के थन को धो दें जिससे कि वहाँ संक्रमण की संभावना कम हो। इसके बाद अगर डॉक्टर साहब थनैला रोग हो जाता है तो उसके उपचार के लिए किसान भाई को क्या करना है? पशुपालक भाई, इतना ज़्यादा बचाव करने के बावजूद अगर आपके गाय या भैंस में थनैला रोग हो जाए तो किसी भी इलाज करने के पूर्व संक्रमित थन का दूध निकालकर कल्चर एवं सेंसिटिविटी टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करने से हमें यह मालूम हो जाता है कि किस जीवाणु के कारण हमारे गाय में थनैला रोग हुआ है, साथ ही उस जीवाणु पर कौन सी एंटीबायोटिक दवा काम करेगी, यह भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए स्टेरलाइज ये कंटेनर किसी भी मेडिकल दवा की दुकान से या किसी भी पैथोलॉजिकल लैब से आप लाकर ये जो पैक्ड होगा इसको आप खोल देंगे। खोलने के उपरांत इस थन को अच्छी तरह से पानी से धोकर पूर्व में जो हमने एंटीसेप्टिक लोशन बताया है उससे डीप करके अच्छा से सूख जाने के बाद इसमें दूध को कलेक्ट कर लेंगे। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए ये स्टेरलाइज कंटेनर किसी भी मेडिकल दवा की दुकान से अथवा पैथोलॉजिकल लैब से ले आना चाहिए और इसके लिए संक्रमित थन एवं छीमी को साफ पानी से धोने के बाद उसे एंटीसेप्टिक किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन से साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ करने के बाद जब थन सूख जाए तो इस कंटेनर में दूध कलेक्ट करके उसे किसी भी अच्छे पैथोलॉजिकल लैब में कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए दे देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें जब आपने दिया और पैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद किसान भाई को क्या करना होगा? पैथोलॉजिकल टेस्ट से रिपोर्ट आने के उपरांत जो एंटीबायोटिक दवा उसमें कारगर होगा वो दवा हम किसी भी दवा दुकान से खरीद कर उसके छीमी में सुबह शाम चढ़ाएंगे और उसी कंपोजिशन की दवा उसके शरीर में सुई के द्वारा भी लगाएंगे। इससे क्या होगा कि उस जीवाणु का ह्रास होगा और 3 से 5 दिन इलाज करने के बाद वो जीवाणु मर जाएंगे। किंतु इस बीमारी में थन में सूजन आ जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए मेलॉक्सिकेम एवं पैरासीटामोल का मिला हुआ कंपोजिशन की दवा या मांस में लगाते हैं और उसके टैबलेट भी खिलाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे आइसोफ्लूड और प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन भी उसमें लगाते हैं। साथ ही एंटीहिस्टामिनिक की सुई भी इसमें कारगर सिद्ध होता है। इन सबों के अलावा थन में सूजन के लिए, थन के सूजन को कम करने के लिए हम लोग मैस्टिलेप आदि दवा का लेप भी लगाते हैं। सुबह शाम ये लेप लगाने से उसका दर्द कम होता है एवं सूजन भी कम हो जाती है। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम।
जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया। हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, इस प्रकार जो थैलेला की प्रारंभिक पहचान से लेकर इसके उपचार तक की विधि को हमने बड़े विस्तृत से बताया आपको। थैलेला से दूध में संक्रमण होता है और वह संक्रमण आपको भी हो सकता है। वैसे में थैलेला बीमारी का अगर आप समय के पूर्व देखभाल करें तो होने की संभावना कम होती है। और इसकी पहचान की कई सारी पद्धतियों को हमने बड़े विस्तृत से चर्चा की। आप उसको ज़रूर से ध्यान दें और होने के बाद उसका उपचार करें, जिससे समय रहते अगर उसको आप नियंत्रित कर लिए तो आपके होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब आप आए और हमको लगता है थैलेला जैसे महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।